नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं 13 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो एक-एक प्रश्न आज का इंपॉर्टेंट है, एक को बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक को। पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि हाल ही में यूरोपीय राष्ट्र प्रमुख नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार ऐसा इतिहास के कालखंड में हुआ है, जब से हमारे रिश्ते यूरोपीय देशों के साथ में या ब्रिटेन के साथ बने, जब भी बने, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोपीय यूनियन के सारे नेताओं ने मिलकर के किसी भारतीय नेता के साथ में बात करी है, ठीक है? इसे भारत के बढ़ते दबदबे की बात करें या अपने अन्य फैक्टर की बात करूँगा, सारी चीज़ों की बात कर लेता हूँ आज फिलहाल। तो यूरोपीय राष्ट्र प्रमुख नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। होता क्या है आमतौर पर, जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो प्रमुख होते हैं, यानी कि हर एक देश अपना एक अलग प्रमुख नियुक्त करता है यूरोपीय यूनियन की वार्ता के लिए, तो वो सारी बैठक होती हैं ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम के स्थान है ब्रसेल्स, वहाँ पर सारी बैठक होती हैं। लेकिन अब की बार ये पहली बार हुआ है कि 27 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने क्या करा है, किसी देश के साथ में बात करी एक साथ मिल करके। ऐसी जब भी कोई मीटिंग होती है, जब बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष किसी नेता के साथ बात करते हैं, तो उस मीटिंग को कहा जाता है क्या? हाइब्रिड मॉडल मीटिंग। ध्यान रखना, तो ये मीटिंग क्या कहलाएगी? हाइब्रिड मॉडल मीटिंग के आधार पर ये वार्ता हुई है, ठीक है? और सारे देशों ने बाकायदा नरेंद्र मोदी से बातचीत करी है। इस पूरे बैठक की मैं बात करूं तो इस बैठक की जो अध्यक्षता करी है, वो अध्यक्षता करी है किसने? पुर्तगाल ने। तो ध्यान रखना कि अभी हाल ही में यूरोपीय राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक नरेंद्र मोदी के साथ में हुई, उसकी अध्यक्षता किसने करी? पुर्तगाल ने। तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई होगी, जाहिर सी बात है। अगर 27 यूरोपीय यूनियन, अब तो 27 का ही रह गया, जब से ब्रिटेन अलग हो गया, तो 27 और एक व्यक्ति अगर साथ में बैठता है तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई होगी। चाहे वो जलवायु परिवर्तन के मसले पर बात हो, चाहे वो अन्य विषयों के ऊपर बात हो, तो इन्होंने भी अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। और देखिए बात कहाँ तक पहुँचती है, समझिएगा। तो सबसे पहली बात आती है एफटीए के ऊपर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के देशों ने कहा कि भारत हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, तो बहुत अच्छा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज दैट ये ए देश है और ये बी देश है। अगर ये कोई भी सामान ए देश से बी देश में जाएगा तो इसके ऊपर बेचने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, और बी जब किसी ए देश में बेचेगा तो किसी प्रकार का टैक्स यहाँ नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात दिमाग में आ रहा होगा, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा होता ये है कि अगर यहाँ ए देश की कंपनियां बी देश में जाएंगी और इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो ए देश की जो छोटी छोटी कंपनियां, जो माफी चाहूंगा, जो बी देश की कंपनियां होंगी, तो जाहिर सी बात है ये सीधा निवेश बड़े तौर पर लाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर कोई टैक्स तो लगा ही नहीं जा रहा है। तो ये जो छोटी कंपनियां इन देशों की होंगी, वो समाप्त हो जाएंगी, यानी कि ए की कंपनियां बड़ी बड़ी आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर जर्मनी की कंपनियां भारत में आकर के निवेश करती हैं, वो भी फ्री, यानी कि उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो महिंद्रा वगैरह हैं, सारी इनकी सबके दाम घट जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्योंकि जर्मनी में आपने देखा होगा, चाहे वो BMW हो, चाहे ऑडी हो, अगर ये कंपनियां यहाँ आकर के निर्माण करने लगेंगी, इनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। अभी वर्तमान में इन पे 200 से 250% टैक्स लगता है। यानी कि अगर कोई गाड़ी सपोज दैट 10 लाख की आती है, तो ये वर्तमान में यहाँ बिकेगी करीब करीब 25 लाख की। समझे इस बात को? तो ये इसीलिए ऑडी वगैरह महंगी इसीलिए गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो ट्रेड का जो शुल्क होता है वो बहुत हैवी होता है। सीधी सी बात समझिएगा। तो इसके लिए यूरोपीय देश भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कई बार दबाव बना चुके हैं। भारत ने हर बार डिनाई कर दिया, और इस बार भी यही कहा है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन समय पर आने पर देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे मुद्दे होते रहते हैं समय समय पर। अब भारत ने यहाँ पर वार्ता की, कि भारत ने वार्ता ये की, अभी हाल ही में अमेरिका में, मैंने पढ़ाया नहीं इस क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा। अमेरिका ने अभी हाल ही में कहा है कि हमारी जो भी वैक्सीन कोविड-19 की हैं, उनका पेटेंट तो हमारे पास रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो वो फार्मूला लेकर के आप दवाइयाँ बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मसला ये है कि जर्मनी ने इस बात का विरोध किया था, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका इसके विरोध में उतर आए थे कि जर्मनी विरोध कैसे कर सकता है। इतनी बड़ी आपदा के अवसर पर अमेरिका अगर कह रहा है कि उसकी वैक्सीन का उपयोग किया जाए, तो किया जाए। फार्मूला हर देश में अपना बनाने का चाहो, तो इसका विरोध जर्मनी ने किया। तो सबसे पहले जर्मनी से ये कहा गया कि आप सबसे पहले इसका विरोध हटाइएगा। अमेरिका ने जो कहा है कि उसकी फार्मूला यूज करिएगा और अच्छे से हर व्यक्ति को अपनी दवाइयाँ पहुंचाइएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इस मीटिंग में हुई, आप सब समझिएगा इस बात को लेकर। तो ये पहला प्रश्न आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, समझिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कि WHO के अनुसार उच्च एवं उच्च मध्य आय वाले देशों को 83% टीके प्राप्त हो गए। आसान भाषा में समझने का प्रयास करिएगा। क्या उच्च देश मतलब ये कि विकसित और विकासशील देश जितने भी हैं, उनको 83% टीके प्राप्त हो चुके हैं। तो मजे की बात यह है, जो गरीब देश हैं बेचारे, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि इनको 83% टीके प्राप्त हो चुके हैं,
और ये जो उच्च आय या कह सकते हैं मध्य आय वाले, उच्च मध्य आय वाले देश हैं, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इनके पास टोटल विश्व की 53% पॉपुलेशन है। समझना इस बात को, यानी कि 47% आबादी ऐसी रहती है जो कि गरीब देशों की, और इनके पास पूरी तरीके से टीके नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है, अगर इनके पास टीके नहीं पहुंच पाएंगे तो स्थितियां और भयावह होंगी, मृत्यु दर का आंकड़ा और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उच्च और उच्च मध्य आय वाले हैं, वैसे भी टीकों को खरीद सकते हैं। जरूरत सबसे ज़्यादा किसको है? ये 47% जो आबादी है, इसको जरूरत है। तो ये डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट आई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा क्या कि उच्च एवं उच्च मध्य आय वालों के देश जो हैं उनके पास 83% टीके प्राप्त हो चुके हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ की जो फॉर्मेशन हुआ वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ। 73 साल हो चुके हैं इसकी स्थापना के। फिर मैं बता दूं आपको, ये बाकायदा का टाइप की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज बॉडी है, ये कि उसकी बॉडी है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करूं तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं इसके हेड की बात करूं तो इसका हेड कौन है? टेड्रोस अधनॉम, डायरेक्टर जनरल यही है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है? तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि UNESC, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल, ठीक है, सोशल काउंसिल, ध्यान रखना इतनी बात को लेकर। खैर, बजट बहुत भारी सा है 7.96 बिलियन का, जिसमें सबसे ज़्यादा फंड वर्तमान में दे रहा है चाइना, ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो फंड प्रदाता था कौन? अमेरिका, वो भी हाल ही में क्या हो गया है? अलग हो गया यहाँ से। खैर, इतनी बातें से थी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करी है। इस योजना में फैक्ट एंड फिगर क्या है, समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। योजना ये कहती है कि मान लेते हैं कोई कोविड पेशेंट होता है और अगर वो जाता है तो आयुष्मान भारत कार्ड के आधार पर अपना इलाज करा सकता है। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है? आयुष्मान भारत के तहत तो वैसे भी इलाज होता है 5 लाख रुपए का, तो नहीं, नया ये है इसमें कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है उससे 40% अधिक आपको यहाँ पर और प्राप्त होगा। यानी कि अगर 100%, सपोज दैट आपको 100 रुपये आपको केंद्र सरकार देती थी, यानी कि 5 लाख रुपये मान लेते हैं, तो 40% इसमें अतिरिक्त मिलेगा। यानी कि अगर आप और बीमारी में आपको पैसा लगता है तो 40% अतिरिक्त पैसा आपकी सरकार देगी, मध्य प्रदेश सरकार। तो इसलिए ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य ने शुरू करी है, तो उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यानी कि आयुष्मान भारत की योजना जो है आपकी, इसमें 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मिलता है परिवार के इलाज करने के लिए, इसमें 40% अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने देने की घोषणा करी है। तो एक अच्छी पहल कहूँगा शिवराज सिंह चौहान जी की। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हमारे उत्तर प्रदेश की जो उपराज्यपाल हैं वही वो उपराज्यपाल वहाँ हैं। कौन है? तो आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 9 मई के दिन महाराणा प्रताप, गोपाल कृष्ण गोखले और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई। हालांकि अलग अलग डेज पे होती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी। अगर बंगाली कैलेंडर के आधार पर करेंगे तो 7 मई को, ऐसे ही महाराणा प्रताप की बात करेंगे तब भी 7 मई को, लेकिन कैलेंडर वाइज ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर 9 मई को ही होता है। महाराणा प्रताप के बारे में मैं एक चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ पिछले करंट अफेयर बारे में, तो आज मैं महाराणा प्रताप जी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा गोपाल कृष्ण गोखले और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो फटाफट बात करते हैं सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वर्तमान में अभी मोदी जी भी टैगोर बने घूम रहे हैं, वर्तमान में दाढ़ी बड़ी बड़ी सी है, खैर जो भी है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 7 मई 1861 में हुआ था, यानी कि 7 मई 1861 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो 1861 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। बेसिकली मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि बंगाली कैलेंडर के आधार पर अगर बात करेंगे तो डेट इनकी मिसमैच हो जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य की श्रेणी में, ध्यान रखना। और इन्होंने जनगण मन की रचना करी। किन किन देशों के लिए? तो पहला जनगण मन जो हमारा है वो भी बंगाली भाषा में है, यानी कि हमारा राष्ट्रगान इन्होंने लिखा। इसके अलावा अमार सोनार बंगला, यानी कि इसके अलावा अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसको भी लिखने का श्रेय किसे जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जाता है। हमारा जो राष्ट्रगान था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे किसके बारे में? कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में, 1950 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन जैसे ही 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। तो इतनी बात आप सब ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में जो गोपाल कृष्ण गोखले भी आते हैं, एक चीज़ मिसमैच हो रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि ये 7 मई नहीं है, माफ़ी चाहूँगा 9 मई नहीं है। ये आप सबकी जो डेट आएगी, राइट, रियली सॉरी फॉर दैट, 9 मई ही है। खैर, तो 9 मई के दिन गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी जन्मदिन हुआ, उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसमें फैक्ट एंड फिगर समझिएगा कि जिन्ना और गांधी के राजनीतिक गुरु यही थे। कई बार आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर होता है गोपाल कृष्ण गोखले, बट जिन्ना जी के भी राजनीतिक गुरु यही ही थे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा करी गई, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा 1905 में। और 1905 में ही क्या ये
अध्यक्ष भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी। तो ये इतनी सारी बातें आप सब ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म हुआ। जिन्ना और गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने के बारे में इन्हें जाना जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नासा ने एक्सिमो स्पेस के साथ मिलकर के पहला निजी स्पेस स्टेशन मिशन लॉन्च किया है। ये कंपनी है एक्सिमो स्पेस, और इसी के साथ में मिलकर के ही अभी हाल ही में नासा ने एक स्पेस कह सकते हैं कि नया सा कह सकते हैं चीज़ है क्या, मैं आपको बताता हूँ, नाम इसका लिख करके बताता हूँ कि अभी हाल ही में उसका मिशन का नाम दिया गया है AX1 मिशन लॉन्च किया है एक्सिमो स्पेस के साथ मिलकर के नासा ने। है क्या कि पहली बार कोई निजी कंपनी ऐसी है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगी, यानी कि ISS को जाएगी ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसे मिशन का नाम दिया गया AX1। है क्या, देखिए बहुत सारे ऐसे विवाद वर्तमान में खड़े हो रखे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो सेवा है, सेवानिवृत्त हो जाएगा थोड़े दिन बाद। 2024 से 2028 के बीच यह सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी कि इसको सेवा में नहीं लिया जाएगा। किसे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इसी को लेकर के अभी रशिया ने क्या अनाउंस किया था कि हम 2024 तक क्या बना लेंगे, अपना खुद का स्पेस स्टेशन विकसित कर लेंगे। अभी रशिया ने बोला भारत भी गगनयान मिशन जब लॉन्च कर लेगा तो अपना 20 टन का एक छोटा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा। भारत भी अपना निजी बना लेगा, ठीक। तो अब समय ये आ गया है कि निजी स्पेस स्टेशन की भागीदारी भविष्य में बढ़ती जा रही है समय के आधार पर, ठीक है। तो ये पहला ऐसा मिशन होगा जो निजी स्पेस कंपनी जाएगी, किसके लिए? ISS पर। ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। इसके लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो नासा के साथ में इसके लिए समझौता किया हुआ है। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बड़ा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इसमें नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना का आयोजन किया है। क्यों किया है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हरियाणा के कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे कि अम्बाला हुआ या अन्य कुछ बड़े बड़े जो ज़िले हैं वहाँ के, ऐसे स्थानों पर बंदरों और मानव का संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बढ़ने के कारण हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि बंदरों की जनगणना कराते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मात्र 6 दिनों के भीतर हरियाणा सरकार ने 6,000 बंदरों को देखा कि एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर, यानी कि इतना ज़्यादा विस्फोट हो गया जनसंख्या में बंदरों की वहाँ पर। इसलिए हरियाणा सरकार ने बंदरों की जनगणना कराने का पूरा फैसला ले लिया है, और इसकी जनगणना कौन करेगा? वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इसकी जनगणना करेगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मानव और बंदर का संघर्ष बहुत तेज हो गया है। अगर मैं बात करूं इस संस्थान की, तो इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1982 में। ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब? वर्ष 1982 में हुई थी। तो हरियाणा के बारे में आप फैक्ट एंड फिगर जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि CBSE ने अपने दोस्तों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है क्या? दोस्त बात ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के कारण क्या बने? वर्तमान में बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा थक चुका है, ठीक है। तो अभिभावक किस तरीके से बच्चे को प्रमोट करें कि बच्चा समझे उन सब चीज़ों को कि केवल ऑनलाइन भर ज़िंदगी नहीं है, इसके आगे भी है सारी चीज़ों को लेकर के। तो अभिभावक और बच्चों के बीच सामंजस्य बचाने के लिए CBSE ने क्या किया हुआ है? दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो एक अच्छी पहल मैं मानूंगा, क्योंकि मानसिक दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया है। क्या विश्व थैलेसीमिया या थैलेसीमिया रोग होता क्या है? ये जो आप RBCs देख पा रहे हो, ये नॉर्मल स्थिति है, और ये जब रोग हो जाता है थैलेसीमिया तब की बात है। जो RBC हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वैसे तो गोलाकार आकृति में होती हैं, लेकिन इस रोग को होने के बाद इनकी आकृति कैसी हो जाती है? हंसी आकार हो जाती है, और जैसे ही हंसी आकार हो जाती है वैसे ही ये रोग हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि इस रोग की, तो ये जो रोग होता है थैलेसीमिया, ये एक जेनेटिक रोग है। इस रोग की जो वाहक होती है वो होती है माता, यानी कि माता जन्म दर जन्म इसको लेकर के चलती है। खैर, अगर मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कि थैलेसीमिया कैपिटल के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा भारत। भारत को थैलेसीमिया कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरी जनसंख्या का 4%, भारत की पूरी जनसंख्या का 4% थैलेसीमिया रोग से प्रभावित है, यानी कि आप RBC होती हैं वो हंसी आकार में बदल जाती हैं। तो इसके लिए विशेष दिन 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये कि नेपाली प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली ने अपना विश्वास मत खो दिया है। तो ये हैं प्रधानमंत्री वर्तमान में वहाँ के नेपाल के, और ये हैं वर्तमान में यहाँ का संसद भवन। दोनों के बारे में समझिएगा। विश्वास मत कैसे खो दिया इन्होंने? विश्वास मत खोने के अपने तरीके होते हैं, किस तरीके से विश्वास मत सिद्ध नहीं हो पाता है वो सारी बातें समझिएगा। अभी हुआ ये कि नेपाल की संसद में टोटल सीटों की संख्या है 271 271 के ऊपर बाकायदा बहुमत सिद्ध करने के लिए KP ओली ने सदन में बात कही। अब इसमें हुआ कि KP ओली के पक्ष में मात्र 93 मत पड़े, 93 मत पड़े, और इनके विरोध में जो मत पड़े, यानी कि जो विपक्ष में मत पड़े, उनकी जो संख्या काफ़ी ज़्यादा रही, 124 रही। अब इसके चक्कर में हुआ ये
कि जब विपक्ष में मतों की संख्या हो गई ज़्यादा तो जाहिर सी बात है अपना विश्वास मत इन्होंने खो दिया। जो विश्वास था यानी कि इनकी जो विधायकों की संख्या थी वो अचानक से क्या हो गई, कम हो गई। काउंट कम हुआ तो जाहिर सी माफ़ी चाहूँगा, सांसदों की संख्या कम हुई तो ऐसे ही क्या हुआ, इनको संसद इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी विश्वास मत में आप अपना मान लेते हैं, प्रधानमंत्री अपना संसद में अपना विश्वास मत रखते हैं और थोड़ी देर के बाद वो अगर खो देते हैं विश्वास मत, अपनी सीटों को सिद्ध नहीं करवा पाते हैं, बहुमत अपनी सिद्ध नहीं करवा पाते हैं, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही केपी ओली ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है संसद में भीतर। तो ये वर्तमान में जो पिक्चर देख पा रहे हो ये वर्तमान में संसद। हालांकि यहाँ पर जो गतिरोध की बात करूँ तो नवंबर से यहाँ पर गतिरोध चल रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब यहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अभी इससे पहले भी नेपाल की जो सरकार थी बहुत सारे आरोपों से घिरी रही तो इसको बर्खास्त कर दिया था, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाकायदा राष्ट्रपति को चैलेंज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं नवंबर 2020 से। तो कम से कम आप इतना समझिएगा काफ़ी आप सबके लिए। यहाँ की राजधानी है काठमांडू, बाकी आप सारी चीज़ें नेपाल के बारे में आप समझें। एक बात मुझे आप बता दीजिएगा, नेपाल में वर्तमान में कौन सी पार्टी की सरकार थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।